हमारे साथ हैं शहीद भगत सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अरुण कुमार अत्री जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार सर, जानना चाहेंगे क्योंकि अभी कॉलेज के स्टूडेंट्स से मुलाकात हुई, बहुत अच्छी इंटरेक्शन हुई। अब चाहे हम बात करें कल्चरल सोसाइटी के बारे में, पॉलिटिकल सोसाइटी के बारे में, अलग अलग कोर्सेज के बारे में स्टूडेंट्स आए, सब ने अपनी अपनी राय शेयर की हमारे साथ। शहीद भगत सिंह कॉलेज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें और हम अगर इसका संबंध हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह जी के साथ जोड़ें तो किस तरह से एज अ प्रिंसिपल आप बताना चाहेंगे कि देश के योगदान में, देश की प्रगति में शहीद भगत सिंह कॉलेज का किस तरह का अहम योगदान है? देखिए, जो भारत के महान सपूत सरदार भगत सिंह जी के नाम पर यह कॉलेज है और जो भगत सिंह जी ने जो इस देश के लिए किया उसको बताने की तो ज़रूरत नहीं है, पूरा देश जानता है जी। तो हम ऐसा मानते हैं कि हमारे कॉलेज में क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं किसी के नाम पे होते हैं, लेकिन वो उस प्रेरणा से उनसे कितना, उस व्यक्तित्व से कितनी प्रेरणा लेके उसको आगे बढ़ाते हैं, ये थोड़ा सा डिफ़र कर सकता है हर कॉलेज में। लेकिन हमारे कॉलेज में हम इसको पूरी तरीके से मानते हैं कि हमें जिस पथ को उन्होंने दिखाया और जिस मार्ग पर वो चले तो उसको ही हम आगे ले जाएं। मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा कि भगत सिंह जी का सबसे बड़ा जो उनका जो बिलीफ था वो ये था कि देश को ऊपर रखना है अपने से जी। और यही कहीं हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी है कि नेशन फर्स्ट। आप देखेंगे चाहे कहीं भी हम बात कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, वन टैक्स वन नेशन, तो वो जो देश को हर जगह एक रखने की बात है वो, और एकता की जो बात है वो एक मैसेज हम देते हैं यहाँ से। और भगत सिंह मॉर्निंग और इवनिंग दो कॉलेजेस चलते हैं और दोनों जो कॉलेजेस हैं वो इतने अच्छे तरीके से आपस में कॉपरेशन से, सामंजस्य से बिठा के जो चल रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कहीं पर भी देशभक्ति का। हमारे यहाँ जो प्रोग्राम्स भी होते हैं वो उसकी जो थीम है वो, हम किसी स्टार को नहीं बुलाते, हम ये इस तरह के कोई फिल्म स्टार, बॉलीवुड सिंगर्स और हम इनको नहीं बुलाते हैं। ओके। हम बिलीव करते हैं कि जो देश की जो संस्कृति है जी, उसके ऊपर प्रोग्राम्स कराए जाएं। तो ये सुनने में लोगों को, आज की जनरेशन को अच्छा नहीं लगता है ये सब बातें सुनने में क्योंकि उनको कुछ फिल्म स्टार और बॉलीवुड के सिंगर जो हैं कुछ इस तरह के जो धूम धड़ाका करते हैं, भीड़ आती है, वो उनको ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन हमारे यहाँ जो एनुअल फेस्ट होता है स्टूडेंट यूनियन का भी, उसका नाम है कलाकृति। अच्छा। तो वो रिप्रेजेंट करता है हमारे देश की अलग अलग प्रदेशों से आने वाली, वो अपनी कलाओं को प्रदर्शित करते हैं। जैसे हिमाचल की हमारे यहाँ देवभूमि है तो वो लोग अपना लोकनृत्य प्रस्तुत करते हैं हर प्रोग्राम में। नॉर्थ ईस्ट सोसाइटी है हमारी तो वो जो है वो अपने बैम्बू डांस होता है, जो मणिपुरी का है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तो सब से आने वाले लोग जो हैं अपनी अपनी कला को सामने रखते हैं और बताते हैं कि देश में कैसी विविधता होने के बावजूद किस तरह से अखंड भारत है। जी, तो मतलब सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के बारे में आप और आपका कॉलेज सोचते हैं? बिल्कुल। और सबसे बड़ा ये कि कॉलेज फर्स्ट, नेशन फर्स्ट जी। तो उसमें हम कॉलेज टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट जो हैं, हमारा कॉलेज बहुत प्रोग्रेस कर रहा है बहुत अच्छे से, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्रंट हो। आप देखिए कि अटेंडेंस अगर कहीं पर पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में पूरी अच्छी सख्ताई से लागू है तो हमारे यहाँ लागू है। अच्छा। उसके बाद भी स्टूडेंट्स जो हैं उसको लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करते हैं और टीचर्स जो रेगुलरिटी है वो अतुलनीय है कि, और आपने देखा ही है कि किस तरह से हमारे टीचर्स जो हैं ज्ञान प्रसार केंद्र में भी अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करते हैं और जो बच्चे हमारे कॉलेज के नहीं हैं उन तक भी वो अच्छी जो शिक्षा है वो पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जी, बिल्कुल सही बात। लेकिन सर, एज अ प्रिंसिपल, जैसे कि आपने अभी खुद भी उसको एक्सेप्ट किया कि आजकल के जो बच्चे हैं उनको बॉलीवुड, शोशा, इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है बजाय इसके कि अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूक हों, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। सो एज अ प्रिंसिपल आपके लिए ये कितना चैलेंजिंग हो जाता है समटाइम्स? ये बड़ा चैलेंजिंग है, स्पेशली जब आज की डेट में आज की जनरेशन जो है उनका अटेंशन स्पैन जो है वो 30 सेकंड है, रील तक सीमित है। ट्रू। और ज़्यादा से ज़्यादा 90 सेकंड की रील होती है, वहाँ तक है। अब वो ऐसे बच्चों को आप 1 घंटे की क्लास में बिठा के उनको लेक्चर सुनाना, और स्पेशली आज एक दूसरा चैलेंज है हमारे पास AI का है कि चैट जीपीटी है। बच्चा कहता है कि मैं तो जी यहाँ से देख लूंगा, चैट जीपीटी से मैं लेक्चर क्यों सुनूं, मैं नोट्स नहीं लिखना चाहता। तो उनकी स्किल्स कमजोर हो रही हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा, AI में बहुत पोटेंशियल है, AI को हमें एक सही तरीके से यूज करने की जरूरत है जो हमारी कैपेसिटी को एनहेंस करे।
हम रिप्लेस ना हो जाएं एआई से। हमें एआई को एज ए एड, एज ए टूल यूज करना है टू एनहेंस अवर कैपेसिटी। तो वही हमारे टीचर्स जो हैं बच्चों को बताते भी हैं। तो ये बड़ा चैलेंजिंग हमारे लिए है, एज ए प्रिंसिपल भी है, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर भी है, कि स्टूडेंट्स को ये कैसे बताएं कि आपको जो क्लासरूम को, जो हमारी जो शिक्षा है, जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ टीचिंग है, वो एक फाउंडेशन है जी। जिस तरह से आप टीचर इंटरेक्ट करता है बच्चों से क्लास में, और क्लास में बच्चे जो सीखते हैं उसका कोई रिप्लेसमेंट है नहीं। तो हमने अलग अलग सोसाइटीज़ बनाई हैं और एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी हम चलाते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं टीचर से, हर एक टीचर को हमने 10-10, 15-15 बच्चे दिए हुए हैं एज ए मेंटोर। तो वो अपने बच्चे अपनी पर्सनल लेवल पे अपनी समस्याएं भी उन टीचर से साझा करते हैं जी। तो टीचर बियॉन्ड द क्लासरूम जाके उनकी हेल्प करता है जी। तो इसमें हम काफ़ी हद तक हम सफल भी हैं। सर, एक सवाल, आपने जिस तरह की बातें बताई और आजकल जिस तरह बच्चे सोचते हैं, उनकी जिस तरह की मेंटालिटी है, रिसेंटली मैं एक स्टूडेंट से मिली, और क्योंकि कॉलेज में अक्सर स्टूडेंट से और टीचर्स से मेरी मुलाकात प्रिंसिपल से होती रहती है, तो एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि वो अपने पापा से सिर्फ इसलिए नाराज़ है क्योंकि उसके पापा ने उसको क्रिएटर बनने के लिए परमिशन नहीं दी है। वो कहता है मैंने अपने पापा के हिसाब से पढ़ाई की, मैंने नीट क्लियर किया, मैंने यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जो होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, वो मैंने क्लियर किया, उसके बावजूद भी पापा मेरी सुन नहीं रहे हैं और मुझे बाहर भेज रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। मैंने अपने पापा की सारी बात मानी, पापा मेरी एक बात नहीं मान सकते कि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ और मैं पढ़ाई कर तो रहा हूँ, व्हाट इज द प्रॉब्लम? आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, मैं आज सबसे पहले आज 17 सितंबर है और 17 सितंबर को हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। तो मैं पूरे देश को और उनके साथ साथ पूरे देश को इनके जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन जो आपने क्वेश्चन पूछा, तो हमारे प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में ये बात बता चुके हैं। उसी बात को मैं दूसरे तरीके से दोहरा देता हूँ जी, कि बहुत बार ऐसा होता है, बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स जो है ना, मतलब हमें समझते नहीं है। हाँ, ट्रू। और उसका रीजन ये है कि जब हम 3 इडियट्स जैसी मूवी देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि उसमें जो वो एक फोटोग्राफर था, जो वो फोटोग्राफर बनना चाहता था, लेकिन उसका फादर चाहता था वो इंजीनियर बन जाए। यस यस। तो हमें लगता है कि नहीं, वो फादर गलत था क्योंकि वो तो बच्चा इंजीनियर बनना चाहता था। लेकिन आपको मैं 2 एग्जाम्पल और देना चाहता हूँ जो बच्चों को शायद नहीं पता होंगे, कि एक हमारे योगराज सिंह एक क्रिकेटर थे, योगराज सिंह, उनके बेटे हैं युवराज सिंह जी। तो युवराज सिंह को क्रिकेटर बनाना चाहते थे, और युवराज सिंह लेकिन स्केटिंग वगैरह करते थे, वो नहीं बनना चाहते थे। तो उन्होंने अपने जो उनके पारिवारिक मित्र थे नवजोत सिंह सिद्धू जी, उनके पास भेजा कि भाई मेरे बेटे को क्रिकेटर बनाना है तो थोड़ा सिखा दो। तो सिद्धू जी ने उनको बोला कि भाई तू अपने मुंडे ने ले जा वापस, और तेरा बेटा जो है ना ये क्रिकेटर नहीं बन सकता। अच्छा। तो योगराज सिंह ने उसको बड़ा पर्सनली लिया और उन्होंने बोला कि हाँ सिद्धू जी, यू आर राइट, माई सन विल नॉट बिकम ए क्रिकेटर, ही विल बिकम ए लेजेंड। एंड यू सी दैट उन्होंने उतनी मेहनत की उसके ऊपर कि सारी दुनिया जानती है कि युवराज सिंह एक लेजेंड है। यही आप देखिए कि बबीता फोगाट और जो उनके जो फादर ने उनके ऊपर जो मेहनत की, जो सारी मूवीज में देखा, दंगल मूवी में देखा जी, तो वो कभी नहीं बनना चाहती थी रेसलर, लेकिन पेरेंट्स ने बनाया जी। तो बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि जो पेरेंट्स जो देख रहे हैं आपके लिए, उनका पर्सपेक्टिव जो है थोड़ा भिन्न हो सकता है, लेकिन वो बेटर ही होगा। ऑफ कोर्स, वो दुश्मन नहीं है आपके। तो अगर आपने नीट की तैयारी कर ली, आपने इंजीनियरिंग ये मेडिकल लाइन पूरा पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, तो उसके बाद आप सोशल इन्फ्लुएंसर जा रहे हो, बन रहे हो, तो भाई ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई ना। उसके लिए आप इन्फ्लुएंसर बनने के लिए, आज की डेट में डॉक्टर्स भी बहुत ऐसे हैं जो इन्फ्लुएंसर भी हैं। इन्फ्लुएंसर डजंट मीन कि आप सारे काम धंधा छोड़ के आप इन्फ्लुएंसर ही बन जाओ, आप अपने फील्ड में एक्सेल कर सकते हो। yes. अगर आप मेडिकल लाइन में हो तो स्टिल यू कैन इन्फ्लुएंस पीपल। इन्फ्लुएंसर का मतलब है कि आप सोशल मीडिया, तो ये एक तरह की एडिक्शन भी है सोशल मीडिया वाली, ये जो इन्फ्लुएंसर वाली है कि भाई मुझे कितनी अटेंशन मिल रही है सोशल मीडिया में। तो आप अटेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप मत देखिए सोशल मीडिया को, आप यू जस्ट थिंक दैट यू वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी, आपको सोसाइटी को कुछ देना है, तो वो आप उसको सोशल मीडिया को उस तरह से यूज करें टू पे बैक टू द सोसाइटी रादर देन गेटिंग द अटेंशन फ्रॉम दिस पीपल। एंड मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हर एक कॉलेज, जैसे आपने कहा कि बच्चा कई बारी पेरेंट का पक्ष नहीं समझ पाता है, तो मैं ये समझती हूँ कि कॉलेजेस इस क्षेत्र में एक अहम रोल निभाएं और बच्चों की वो समझ डेवलप हो कि वो पेरेंट्स को गलत ना समझे, वो आपके दुश्मन नहीं है, वो आपके बारे में जो सोच रहे हैं वो आपसे ऊपर की सोच है और वो फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ आपका फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। तो इस क्षेत्र में मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज की कुछ भूमिका होनी चाहिए ताकि ये गैप कुछ कम किया जा सके। बिल्कुल, मैं देखिए आपको बताऊं, स्कूल लेवल पे क्या होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, रेगुलर मीटिंग होती हैं, और एक्चुअली ह्यूमन बाय नेचर ना डजंट वांट कंट्रोल,
उनको कंट्रोल पसंद नहीं है बाय नेचर। तो बच्चों को लगता है जैसे ही हम कॉलेज में आए ना, हमें फ्रीडम मिल गई, यस, और हम जो है अब हमें ना पेरेंट्स की जरूरत है, ना हमें टीचर्स को कंट्रोल करें कुछ का, हम फ्री हैं। हमारे पास अब यूनिफॉर्म नहीं है, अब हम जो मर्जी करें। लेकिन हम तो कॉलेज में ये इंश्योर करते हैं कि येल यूनिवर्सिटी ने भी ऐसा किया कि जब एडमिशन लें तो पेरेंट्स का जो है ना उसमें डिटेल्स भी साथ में वो डलवाते हैं। और अभी जैसे इलेक्शंस हुए, अभी इलेक्शंस कल हैं डूसू के, तो उसमें पेरेंट्स की अंडरटेकिंग भी इंश्योर किया है, क्योंकि हम बहुत सारे केसेस में ऐसे देखते हैं पेरेंट्स कहते हैं हमें तो पता ही नहीं हमारा बच्चा क्या कर रहा है। और जब हमने यहाँ पहली बार बच्चे डिटेन किए, 1400 बच्चे डिटेन किए, 1400 बच्चे हमने डिटेन किए। सोचिए कि शॉर्ट अटेंडेंस आते ही नहीं थे। अच्छा। उसके बाद फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक तरह से लहर शुरू हुई और ये बड़ा सारे कॉलेजेस में फिर सब लोग इसको करने लगे। एंड आफ्टर दैट आई एम टेलिंग यू नाउ मोर देन 80% ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव मोर देन 80% अटेंडेंस। 80% से ज्यादा बच्चों की 80% से अटेंडेंस होती है। और उन केसेस में मुझे पता चला पेरेंट्स कह रहे थे जी ये तो जाता था, ये तो घर से तो निकल रहा था, हमें तो पता ही नहीं था कॉलेज आ रहा है नहीं आ रहा है जी। एंड मेनी स्टूडेंट्स एडमिटेड दैट कि सर क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं था तो हमें भी लगा कि जाने की क्या जरूरत है जी। एंड देन वी रेगुलरली हम बच्चों को, पेरेंट्स के पास भी हम ये भेजते हैं मेल कि आपको भी पता चले कि आपका बच्चा जो है वो कॉलेज में कर क्या रहा है। एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम वी इमीडिएटली कॉल द पेरेंट ऑल्सो, बिकॉज पेरेंट्स का कुछ भी हो जाए, जमाना कोई भी आ जाए, जो पेरेंट्स का जो रोल है ना लाइफ में वो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। एंड स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड दिस। यू कैन अचीव ऑल योर माइलस्टोन्स जीवन में, अगर वो माँ बाप के आशीर्वाद के बिना आप ले रहे हैं तो पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं पाएगा जी। माँ बाप का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, टीचर्स की गाइडेंस बहुत जरूरी है, एंड पूरे जो विशेष हैं लोगों की वो बहुत जरूरी हैं। आपकी मेहनत एक तरफ है और आपके अच्छे कर्मों का जो आशीर्वाद है माँ बाप का वो एक तरफ है। आपसे जानना चाहेंगे सर, आज का जो युवा है उसके अंदर कहीं ना कहीं बीइंग प्रिंसिपल आप को भी लगता होगा कि बच्चों में भटकाव है। बिल्कुल। अगर हम बात करें सोशल मीडिया को लेकर, ज्यादातर कल्प्रिट के तौर पर जो एक्ट कर रहा है वो सोशल मीडिया है। बिकॉज अगर बच्चों के आज की डेट में अटेंशन स्पैन कम है, वो डिस्ट्रैक्टेड हैं, वो किसी चीज पर फोकस्ड नहीं है, दैट्स बिकॉज क्योंकि उनका फोकस का लेवल, कॉन्सेंट्रेशन का लेवल काफी कम हो गया है। ऐसे में एक आइडल की तरह, एक प्रिंसिपल की तरह, एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर आप आज के युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे और भविष्य की चुनौतियों के लिए आप किस तरीके से उनको सजग करना चाहेंगे और उनको चेताना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स अगर भविष्य में सक्सेसफुल होना है तो ये याद रखना, ये याद रखना, ये याद रखना। देखिए, स्टूडेंट्स को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि डिसिप्लिन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है जी। और लाइफ में जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो डिसिप्लिन रहे हैं अपने अपने फील्ड में। डिसिप्लिन के अलावा जो आपकी कमिटमेंट है जी, वो बहुत मैटर करता है। और तीसरी बात जो आपने बोली भी है कि वो है फोकस, कि अगर हम खुद फोकस नहीं हैं, जो हमारे गोल हैं उनके प्रति हम फोकस नहीं हैं, तो हम भटकेंगे ही। ऑफ कोर्स आज की डेट में बच्चों को लगता है कि क्विक मनी, पैसा बहुत आसानी से मिल जाए, क्या पता हम इन्फ्लुएंसर ही बन जाएं, उसी से हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएं, हम बैठे बैठे पैसा कमा लें। इजी मनी जो है ये, इसकी इच्छा रखना सबसे बड़ी समस्या है। मैं फिर बोलता हूँ, सोशल मीडिया इज अ डबल एज सोर्ड। सोशल मीडिया दो धारी तलवार है। आप कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है सोशल मीडिया में, तो आप अट्रैक्ट भी होते हैं सोशल मीडिया से, लेकिन उसके पिटफॉल्स भी हैं कि आप पॉपुलर भी हो जाएंगे लेकिन उतनी जल्दी आपको वो नीचे भी लेके आ जाएगा, आपकी रिप्लेसमेंट दूसरी तैयार हो जाएगी और तब आप क्या करेंगे? लॉन्ग लास्टिंग नहीं है ना, ये चीजें नहीं है। तो आप काबिल बने जी, आप अपने बेसिक्स पे काम करें, अपने कंसेप्ट्स क्लियर करें। अगर आप किसी भी स्ट्रीम में हैं, आप आर्ट्स में हैं तो आर्ट्स को अच्छे से पढ़ें, जिस फील्ड में गए हैं उसको पढ़ाई अच्छे से करें, पढ़ाई का रिप्लेसमेंट कहीं होता नहीं है जी। और कॉमर्स में है तो कॉमर्स में अच्छे से करें। उसके बाद जो जीवन में करना है वो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कॉलेज में भी और बाकी भी करियर काउंसलिंग सेल्स हैं, गाइडेंस सेल्स हैं, जो बताते रहते हैं कि आपको किस किस फील्ड में जाना चाहिए। तो आप देखिए कि हिंदी वाले बच्चे भी जो हैं अब पत्रकारिता में जाते हैं, क्रिएटिव राइटिंग में जाते हैं, कंटेंट राइटिंग में जाते हैं, और सोशल मीडिया से बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है आज की डेट में कि आप कंटेंट राइटर भी बन सकते हैं, और मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें। तो स्टूडेंट्स को ये सजग रहने की ज़रूरत है
कि जब तक लेंस का फोकस एक जगह पे नहीं होता है तो कागज में आग लगती नहीं है। तो उनको भी अपना फोकस एक जगह केंद्रित करना पड़ेगा, तभी वो कहीं कुछ कर पाएंगे, तभी इस देश के लिए कुछ कर पाएंगे, तभी अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाएंगे। नहीं तो दुनिया में देखो आप अभी हाल में देखा आपने कि नेपाल में हुआ या और भी जगह पे देखते हैं हम, तो ये सब चीज़ें जो हैं आज की जनरेशन को अपने वैल्यू सिस्टम पे बड़ा काम करने की ज़रूरत है। और मैं ये बताना भी चाहूँगा कि जो हमारी भारतीय शिक्षा नीति है 2020 उसमें जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे जो फोकस है जी, ये बहुत बड़ा काम कर रहा है, क्योंकि आज की डेट में आपको बच्चों में वैल्यूज डालनी है, वो वैल्यूज ही आपको बांध के रखेगी। इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय एनी नेशन यू कैन जस्ट डिस्ट्रॉय द कल्चर। ट्रू, आपको कोई देश बर्बाद करना है ना, आपकी कल्चर बर्बाद कर दीजिए। सही बात। तो ये हमारी जो भारतीय शिक्षा नीति है बहुत, मतलब ये बच्चों को अभी नहीं समझ आएगा और लोगों को ये 10 साल 15 साल बाद समझ आएगा कि उसने कितना अच्छे से काम किया है हमारे वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में बच्चों में वैल्यूज देने के लिए। जी, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत कम शब्दों में कुछ ऐसी बातों के बारे में बताया जिनको उजागर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम आज के युवा के बारे में बात करें एंड बीइंग प्रिंसिपल, जब ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आपके मुंह से सुन रहे हैं तो वो ये जानेंगे, कहीं ना कहीं एक दिमाग में एक ठिठक सी होगी कि जागो और देखो तुम्हें किस तरफ आगे बढ़ना है और तुम किस दिशा में जा रहे हो। अगर तुम गलत जा रहे हो तो कम टू द राइट ट्रैक, बिकॉज वो राइट ट्रैक ही आपको राइट डायरेक्शन देगा। थैंक यू सो मच सर इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए।